Hello dear students, again welcome to Ambition Classes and today start with the new video for class 10 section C। और बेटा इस सेक्शन सी में जब हम बात करते हैं तो टोटल 8 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So dear student, this is the question number 26 in which two dice are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of the numbers appearing on the dice is 9? क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो डाइस को हम एक साथ फेंक रहे हैं और फेंकने के बाद जो दोनों डाइस पे सम है वो 9 आना चाहिए। जब दो डाइस को हम एक साथ फेंकते हैं तो टोटल 36 आउटकम बनते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने टोटल 36 आउटकम की लिस्ट है, ठीक है। अब इन 36 आउटकम में से हमें वो वाले आउटकम को आइडेंटिफाई करना है जिसपे सम जो है वो क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए 9। तो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे? सो द फेवरेबल आउटकम्स आर 9 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं 9 बनाने के लिए लेता हूं 3 6। पहला आउटकम मेरे पास आएगा 3,6। दूसरा आउटकम मेरे पास आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि 6,3 आ जाएगा। सिमिलरली 9 बनाने के लिए हम क्या करें, और 4 5 एंड द नेक्स्ट इज 5 4। सो देयर आर टोटल 4 आउटकम्स टू गेटिंग द सम एज 9। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9 आने की, जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 4/36, क्योंकि हमारे पास टोटल आउटकम कितने आ गए, 1 2 3 एंड 4। देयर आर टोटल 4 आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं हमारे पास 36। सो 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज 9 इज इक्वल टू 1/9। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? नॉट अ प्राइम नंबर। जो सम है वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अब जो सम है प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी में जनरली क्या होता है, कभी कभी हम कुछ क्वेश्चन में अपोजिट कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद उसमें से वन में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले जो फेवरेबल आउटकम इसके अंदर बनेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आर, क्योंकि जो प्राइम नंबर है वो नहीं होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी कि सम एक प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि प्राइम नंबर के लिए हमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 2 होते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर में 2 होता है, तो 1 1 हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर होता है हमारे पास 3, तो 3 के लिए मेरे पास कौन सा आउटकम आएगा, 1,2 आ जाएगा। मैंने 1,2 ले लिया। अब 1,2 ले लिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि 2,1 भी आएगा, ठीक है, 3 बनाने के लिए। 3 के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइम नंबर आएगा दैट विल बी 5। 5 बनाने के लिए हम क्या करें, 1,4 ले लेंगे, ठीक है, 1,4। अब ऑब्वियस सी बात है तो 4,1 भी आएगा क्योंकि हमें 5 बनाना है। 5 किसी और चीज से बन सकता है क्या, देख सकते हैं 2,3। 2,3 से 5 बनेगा, तो हमने यहाँ पे 2,3 ले लिया है तो 3,2 भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 किसी और चीज से बन सकता है क्या, देखते हैं। और तो इसमें 4,1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं 5 के लिए, तो 5 के लिए काम खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 5 के बाद 7। 7 कैसे आएगा भाई? 7 बनाने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमारे पास लेना पड़ेगा हमें 4 + 3, सॉरी 3 + 4, 3 और 4 आ जाएगा, 7 बन जाएगा। तो 3 4 आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 4,3 भी बन जाएगा। अब ये 7 आ चुका है तो उसके बाद हम लेंगे 2 5। 2 5 से भी हमारे पास 7 बनेगा, ठीक है। तो 2 5 से बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो 5 2 से भी बन जाएगा 7। और 7 किस तरीके से बनेगा, 6 1 से बनेगा और 1 6 से बनेगा। तो 1 6 ले लिया मैंने और 6 1 ले लिया मैंने। तो ये टोटल आउटकम आ गए जिससे हमारे पास 7 बन सकता है। 7 के बाद हमारे पास आता है 11। अब 11 में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जब दोनों डाइस पे मैक्सिमम नंबर 6 और 6 आ सकता है, यानी कि सम आ सकता है 12, और 11 क्या आ जाएगा, उसके अंदर प्राइम नंबर होगा, तो इसलिए मैं 11 को कंसिडर करके चल रहा हूं। तो 11 के लिए हम क्या करेंगे, 5 6 आ जाएगा और 6,5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो दीज ऑल आर द आउटकम्स जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा। अभी जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं दैट विल बी फॉर द प्राइम नंबर, की जो सम है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, इसके लिए मैं निकाल रहा हूं। सो द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम एज अ प्राइम नंबर, गेटिंग सम एज अ प्राइम नंबर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी मैं निकाल रहा हूं। तो आप टोटल आउटकम नोटिस करेंगे कितने आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो देयर आर टोटल 15 आउटकम्स,
ठीक है, और टोटल होते हैं 36। तो यहाँ से हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 5 15 है, 3 1 3, 3 2 6, तो 5/12। तो जो 5/12 आई है वो प्रोबेबिलिटी आई है गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो प्राइम नंबर ना होने के लिए हम क्या करेंगे, सो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 1 - 5/12 दैट विल बी 12 - 5/12, ठीक है, विच इज 7/12। सो 7/12 इज द प्रोबेबिलिटी जिसमें क्या है कि प्राइम नंबर नहीं आएगा, जो सम है वो प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज 1। अब थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि जो सम है वो 1 आना चाहिए। तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो भी मैंने आउटकम यहाँ पे लिख रखे हैं, मिनिमम जो हमारा आउटकम रहेगा दोनों डाइस पे जो सबसे छोटा नंबर हमारे पास आ सकता है दैट विल बी 1 और 1, दोनों पे 1 1 आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों को सम करेंगे तो 2 आएगा। तो मिनिमम जो सम आएगा वो दैट विल बी 2 होगा। तो 1 तो आने से रहा। तो इस केस में हम क्या लिख देंगे, इस केस में हम एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख देंगे, बिकॉज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑन एवरी डाइस इज 1 एंड द सम ऑफ बोथ द नंबर इज 2, so the minimum sum is 2 and not the 1, so that the condition of the 1 is not available। यानी कि हम कह देंगे मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी उसकी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने बता दी कि सम 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, बिकॉज क्योंकि जो सम है वो 2 से कम नहीं आ सकता। ओके स्टूडेंट्स, so this is the question number 26। so now move on to the next question। So the next question is question number 27, in which find a point on the y-axis which is equidistant from the point this and this। क्वेश्चन कह रहा है कि y-axis पे आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि इक्विडिस्टेंस पे है इस पॉइंट A से और इस पॉइंट B से। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं आइडिया यहाँ पे बना लेता हूँ, रफ फिगर में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, जिसमें सपोज व्हाट इज दिस, दिस इज द वर्टिकल लाइन, ये एक वर्टिकल लाइन है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम नॉर्मली जनरली हम कार्टेशियन प्लेन से बोलते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो पहला पॉइंट जो 6 5 आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो लेट्स सपोज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे वो लाई कर रहा है पॉइंट ए 6,5, ठीक है, और जो पॉइंट बी है दैट विल बी -4,3। तो ये सपोज करो यहाँ पे आ जाएगा कुछ, मैं रफली इसको बना रहा हूं -4,3, ठीक है। अब उसने बोला है कि ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो इस y एक्सिस पे मैं कहीं भी एक पॉइंट ले लेता हूं, जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट मैंने ले लिया C, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि जो पॉइंट B है, पॉइंट B को C से मिलाया, ये मेरा पॉइंट B को मैंने C से मिला दिया यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलरली जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट A, उसको मैंने मिलाया C से। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो लेट सपोज व्हाट इज द, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B to C इज D एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम C to A इज D। दोनों की डिस्टेंस आपस में इक्वल हो गई है। तो हमें इस y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, और हमें ये भी अच्छे से पता है कि जो पॉइंट C में लेकर चल रहा हूं जो कि y एक्सिस पे है, इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे दैट विल बी 0, y हो गया, ठीक है। 0 कैसे हो गया, बिकॉज y एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, इसलिए मैंने उसको 0 ले लिया है। और y की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में हम निकालते हैं BC इज इक्वल टू CA। BC इज इक्वल टू CA होगा क्योंकि दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। अब मैंने क्या किया, BC कैसे निकलेगा, तो BC के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिख लेता हूँ -4,3, और C के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0, y, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको x1 कह दिया, इसको y1 कह दिया, इसको x2 कह दिया, और इसको मैंने कह दिया y2। सो द डिस्टेंस फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे, जिसमें क्या होता है x2 - x1 यानी कि 0 +4 हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम बात करते हैं CA को लेकर, तो C के कोऑर्डिनेट मेरे पास ऑलरेडी हैं। अब की बार मैं A के कोऑर्डिनेट यहाँ पे और लिख लेता हूँ, तो A के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 6,5, ठीक है। तो अब की बार मैं इसको x1 y1 कह देता हूँ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, x2 - x1 दैट विल बी 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y - 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रूट से रूट कैंसिल आउट होने के बाद सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 9 - 6y इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर इज 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 - 10y, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको जरा, 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 प्लस y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
सो 25 माइनस 6y इज इक्वल टू 36 और 25, 36 और 25 हो गए, 6 और 5 11, 3 तो 5 और 6, 61 माइनस 10y। ठीक है, y को एक तरफ करते हैं, माइनस 6y प्लस 10y इज इक्वल टू 61 माइनस 25। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4y इज इक्वल टू, अब इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 61 में से 25 जाके कितना बचेगा, 36। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 36 अपॉन 4, 4 9 जा 36। सो y की वैल्यू यहां से कितनी आ चुकी है, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -9। तो y की वैल्यू -9 आ चुकी है। सो द कोऑर्डिनेट ऑन द y एक्सिस विल बी, तो जिसको मैं c लेके चला था 0, y था, तो 0, -9। तो यहां से मुझे वो कोऑर्डिनेट मिल चुका है। ओके स्टूडेंट्स, so this is the question number 27. Now move on to the next question, question number 28. So the next question is question number 28, in which prove that root 11 is an irrational number. Check whether root 11 plus 2 is an irrational number. देखिए क्वेश्चन में रूट 11 आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 5 आ जाए, रूट 3 आ जाए, सबका स्टेप्स एक ही है। किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे देखते हैं जल्दी से। सो जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कभी कभी क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए उसके अपोजिट उसको एज्यूम करके चलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि रूट 11 एक इरेशनल नंबर होगा, तो हम इसका अपोजिट लेट आउट कर लेते हैं। सो लेट रूट 11 इज अ रैशनल नंबर। अब मैंने रूट 11 को एक रैशनल नंबर लेट कर लिया है। ठीक है, अब अगर वो रैशनल नंबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रैशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं जनरली। So root 11 written will be a upon b, where अब a और b क्या होंगे, जहां पे a and b दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। a and b both are integers, both are integers and there is no common factor other than 1, there is no common factor other than 1. सो डियर ऑल, सबसे पहले हमने ये कंडीशन मान ली है कि जो रूट 11 है वो एक रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर है तो उसे फ्रैक्शन की फॉर्म यानी a अपॉन b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर a अपॉन b की फॉर्म में लिख दिया तो वो कंडीशन ऐसी है कि उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। ये हमने एज्यूम इसके अंदर कर लिया है। तो अगर ऐसा हमने कुछ लिख लिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 11 इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, रैशनल नंबर है तो a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय अजम्पशन। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो जब मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो विच इज a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 11 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 11 भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब a स्क्वायर अपॉन 11 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो 11 है वो क्या कर रहा है, 11 डिवाइड्स a स्क्वायर। 11 क्या करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब जब 11 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 11 हमारा क्या करेगा, 11 हमारा a को भी डिवाइड करेगा। 11 हमारा a को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, बिकॉज 11 इज अ प्राइम नंबर। ठीक, अच्छा, जब 11 a को डिवाइड कर देगा तो a को डिवाइड करने के बाद a की कुछ 11 के मल्टीपल्स में वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, आप इस तरीके से समझिए कि जैसे सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मैंने कोई नंबर लिया, लेट सपोज मैंने लिया क्या 25। ठीक है, अब मुझे पता है कि 25 जो है 5 से डिवाइड है। ठीक है, तो जब 5 से डिवाइड है तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, जो डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट बचेगा दैट विल अगेन द मल्टीपल ऑफ 5, तो यानी कि वो 5 के मल्टीपल में आया। सेम इसी तरीके से जब a को 11 क्या कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 11 के मल्टीपल्स में आएगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वो जो वैल्यू होगी a की क्या वैल्यू हो जाएगी, 11c। अब c की जगह कोई भी एक इंटीजर हो सकता है जनरली। ठीक है, तो यानी कि 11 का मल्टीपल हो जाएगा। अब इस a की वैल्यू को उठा के मैं कहाँ रख दूं, इस a की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे इस जगह पे रख देता हूँ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया सपोज, या इसमें रख देते हैं, किसी में भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने रख लिया। सो फ्रॉम फर्स्ट, और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से हमने क्या किया, a की वैल्यू को ऊपर रखा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट विल बी मतलब 11c का स्क्वायर अपॉन 11। ठीक है, सो द b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 121c स्क्वायर
अपॉन 11 से इसको कट कर दिया तो कितना आ गया 11 आ गया। सो द बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 सी स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास। तो यहां से भी वही कंडीशन निकल के आएगी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन 11। अब यहां से क्या कह सकते हैं 11 डिवाइड बी स्क्वायर। सो क्या इंप्लाइज करेगा 11 डिवाइड बी, 11 डिवाइड बी। तो जो 11 है वो किसको डिवाइड करेगा, वो बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो मेरा 11 है वो मेरा ए को भी डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, और जो 11 है वो मेरा बी को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया, यानी ए को डिवाइड कर रहा है 11 और बी को भी डिवाइड कर रहा है 11। तो दोनों के केस में 11 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। और हम क्या एजम्पशन करके चले थे कि ए और बी में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो हमारा यहाँ पे 11 एक कॉमन फैक्टर आ चुका है, जिससे हमारा अजम्पशन जो हम अज्यूम करके चले हैं वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कह देंगे कि रूट 11 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए एक लंबी सी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, 11 डिवाइड ए एंड बी बोथ, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग बिकॉज in fact that there is no common factor other than 1, hence under root 11 is irrational number। अंडर रूट 11 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि रूट 11 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। साथ ही साथ अब ये कह रहा था आगे प्रूव करने के लिए अंडर रूट 11 प्लस 2 भी एक इरेशनल नंबर होगा, ऐसा हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या है, सिंपल सी बात है कि जब रूट 11 एक इरेशनल है, ध्यान से देखेंगे, रूट 11 में अगर मैं 2 को ऐड करूंगा तो रूट 11 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और 2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो जब इरेशनल में रैशनल का सम करेंगे तो इक्वल टू में क्या कंडीशन आएगी, इरेशनल आएगी, ठीक है। तो रूट 11 प्लस 2 जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, इरेशनल प्लस रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल आएगा, तो उसका जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, इरेशनल आएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 28। Okay students, so now move on to the next question, question number 29. So dear student, the question number 29 is the monthly income of A and B are in the ratio of 8:7 and their expenditures are in the ratio of 19:16. If each saves 5,000 per month, find the monthly income and expenditure of each. क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज करो ए और बी की जो इनकम है उनका रेशो आपको दिया हुआ है, दैट विल बी 8:7, और उनका जो खर्चा है उसका भी रेशो आपको दिया हुआ है, दैट विल बी 19:16। अब वो कह रहा है कि इफ ईच सेव्स 5,000 पर मंथ, अगर हर कोई उसमें से 5,000 रुपए बचा रहा है, फाइंड द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ईच, तो उसमें उनकी मंथली इनकम और उनका खर्चा हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करें, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो इनकम है, ठीक है, उसको मैंने एज्यूम कर लिया है, लेट द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया 8x, एंड लेट द इनकम ऑफ बी कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स का जो रेशियो दे रखा है उसको भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, जो ए का एक्सपेंडिचर है दैट विल बी 19y मैंने ले लिया, एंड सिमिलरली द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, अब जो बी का एक्सपेंडिचर है दैट विल बी 16, तो 16y मैंने ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन बता रहा है कि 5,000 रुपए पर मंथ दोनों बचा रहे हैं, तो हम सेविंग कब करते हैं, जो टोटल अर्निंग है, टोटल अर्निंग में से अगर मैंने खर्चे को माइनस कर दिया तो मेरे पास सेविंग निकल के आ जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरी इक्वेशंस बनेंगी वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले मैं ए के लिए बना रहा हूँ, ए की जो इनकम है वो 8x है और उसका जो खर्चा है दैट विल बी 19y। तो मैंने इनकम में से खर्चे को माइनस कर दिया तो मेरे पास सेविंग बच गई कितनी, 5,000 रुपीज। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से। Similarly, the second equation is 7x minus 16y is equals to 5,000. This is the equation number 2. So now solving these equation by any of the method that you can take. Let's suppose I'm taking the elimination method. तो मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया। तो जो मेरी नई इक्वेशंस बनेंगी वो क्या बनेगी, सो 8 7 56x माइनस 19 7 133y इज इक्वल टू 35,000। इसको मैंने इक्वेशन नंबर अब की बार 3 कह दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज 8 7 56x माइनस 16 8 128y and 8 5 40,000. This is the equation number 4 we can say.
सो यहाँ से क्या करें, सबसे पहले एक्स को एलिमिनेट करने के लिए मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो माइनस प्लस एंड दिस इज माइनस, 56 से 56 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 133 एंड प्लस 128, तो कितना हो गया, माइनस के 5 वाई यहाँ पे बचेगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के 5000, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 5000 कट गया, 1000 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, अब y क्या था, y मैं क्या एज्यूम करके चला था, y को मैंने एक्सपेंडिचर में रखा था, तो इससे हम दोनों का एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। पहले मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, तो y की वैल्यू में इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग द फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सो 8x माइनस 19y, 19 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000, सो 8x इज इक्वल टू 8x माइनस ये तो हो गया 19000 इज इक्वल टू 5000, सो 8x इज इक्वल टू 5000 प्लस 19000, 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 और 5 24, 24000, 8 3 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x आ गया मेरे पास 3000। तो यहां से मैं दोनों की इनकम निकाल लेता हूं, सो द इनकम ऑफ ए, द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू, ए की इनकम क्या एज्यूम करके चले थे हम लोग, ए की इनकम मैंने एज्यूम करी थी 8x, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 3, दैट विल बी 24,000। द नेक्स्ट इज द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम कितनी है मेरे पास 7x, सो 7 इंटू 3000, दैट विल बी 21,000 रुपीज। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, द जो ए का एक्सपेंडिचर है वो कितना है, यहाँ पे ए का एक्सपेंडिचर है हमारे पास 19y, सो दैट विल बी 19 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी 1000, दैट विल बी 19,000 रुपीज। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है 16y, 16 इंटू 1000, दैट विल बी 16,000। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से मैंने दोनों की इनकम और एक्सपेंडिचर को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। सो बेटा आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, और बेटा क्वेश्चंस अगर समझ में आए तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 29 की चॉइस में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। द क्वेश्चन इज, जो आपको 29 की चॉइस में देखने के लिए मिलेगा, द सम ऑफ टू नंबर इज 8, दो नंबर का सम 8 है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, फाइंड द नंबर्स। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि दो नंबर का सम आपको दिया हुआ है 8, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, भाई जो फर्स्ट नंबर है मैंने उसको x ले लिया। अब जो मेरे पास सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर को मैंने y ले लिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे निकल के आएगी, दैट विल बी, जो सम है दोनों का वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, मैंने ये कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकंड कंडीशन आएगी, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 8/15। ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो सेकंड इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। तो एक्स वाई मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8/15। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू में ऊपर से 8 रख सकता हूँ, 8/xy इज इक्वल टू 8/15। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ गई। ठीक है, अब ऐसे केस में हम क्या करें, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, x और y अलग से चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे लगा रहा हूँ x माइनस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाएगी। ठीक है, मैंने x माइनस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्यों ली, क्योंकि मेरे पास x प्लस वाई ऑलरेडी है और मुझे x माइनस वाई चाहिए, तभी मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y को सेपरेट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर माइनस 2xy, और एक माइनस 2xy पहले से ही है। इसको निकालने के लिए ये जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको समझाने के लिए आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जरा, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके,
आई वॉन्ट टू द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो जिसके लिए बेसिकली मैंने क्या किया, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और ये जो प्लस का 2x वाई है इसको उठा के मैंने लेफ्ट साइड पे पुट ऑन कर दिया, दैट विल बी माइनस 2x वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो गई मेरे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई, जो कि मैंने यहाँ पे रख दी है, और एक 2x वाई हमारे पास पहले से ही है। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, दैट विल बी 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया माइनस, और जो एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू 15 है भाई, तो 4 इंटू 15, सो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 माइनस 15 4 जा 60, सो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अभी इसको मैंने कह दिया कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं इसको। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, मैं इसमें लेके चल रहा हूँ पॉजिटिव 2, मैंने लिया पॉजिटिव 2। ठीक है, और एक्स प्लस वाई आपको दिया हुआ था 8 इसके अंदर। ठीक है, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 10, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5, और x की वैल्यू को उठा के मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट ऑन कर दूंगा। सो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ से जो मेरे नंबर है वो क्या आ गए 5,3, यानी कि 5 आ गया और 3 आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें मैं क्या करता हूँ, अगर मैं नेगेटिव का 2 लेके चलता हूँ तो इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, और x प्लस वाई आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है आपको 8। ठीक है, y से y कैंसिल आउट, x प्लस एक्स इज 2x, 8 और 2 6 आ गया, 2 3 जा 6 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को उठा के मैं किसी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, तो x माइनस वाई यानी कि 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, सो जो y की वैल्यू है दैट विल बी कितनी हो गई 5। तो आपने नोटिस किया यहाँ से जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 और 5 आ रहा है। तो अल्टरनेटिवली जो हमारा नंबर का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 5 3 या 3 5, वो एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों नंबर हमारे पास आ चुके हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29 का चॉइस वाला जो क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30। इन का गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का एक सेंटर आपको ओ दे रखा है जिसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर में रेडियस आपको दे रखी है। तो ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस है। टी क्या है, एक पॉइंट दे रखा है जो सर्कल से दूर है कहीं, और कितनी दूरी पर है, ओ टी इसने आपको दिया हुआ है 13, ये 13 की डिस्टेंस पे है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है कि ओ टी क्या कर रहा है, ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, और ए बी क्या है, सर्कल की एक टेंजेंट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ए बी, तो हमें इस ए बी टेंजेंट की लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे टी पी और टू क्यू क्या है, सर्कल की दो टेंजेंट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक थ्योरम के बारे में इजीली पता है। थ्योरम क्या कहती है कि जब लेट सपोज कि कोई आपके पास सर्कल है, ठीक है, अब उस सर्कल में सर्कल के सेंटर से बाहर कोई एक पॉइंट है, ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ, और लेट सपोज दिस इज द पॉइंट ए, और यहाँ पे कोई एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है, लेट सपोज दिस इज टी, तो ये क्या है, ये सर्कल की हो गई रेडियस, ओ टी हो गई रेडियस। तो हमें पता है, हम ये थ्योरम भी पहले पढ़ चुके हैं कि जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो रही है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके सॉल्यूशन के अंदर इसी थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे इन ट्राइंगल पीओटी। ट्राइंगल पीओटी में मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो जब पाइथागोरस थ्योरम होगी, बिकॉज ये वाला एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, और 90 के सामने वाली साइड जो ओटी है वो हाइपोटेनियस की तरह बिहेव करेगी। सो मैं पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लगा रहा हूँ ट्राइंगल पीओटी में। तो पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनियस क्या हो गया, ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, यानी पीटी स्क्वायर एंड प्लस बेस हो गया ओपी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कह दिया। अब ओटी है मेरे पास 13 का स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, पीटी मेरे पास गिवन नहीं है तो पीटी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, स्क्वायर पीटी स्क्वायर आ जाएगा। ओपी कितना है मेरे पास 5 दे रखा है, 5 स्क्वायर, सो 13 का स्क्वायर हो गया 169 इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्लस 5 से 25। सो यहाँ से पीटी स्क्वायर कितना आ जाएगा, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, सो पीटी विल बी अंडर रूट 144, दैट विल बी 12। तो पीटी की वैल्यू यहाँ से आ गई 12। ठीक है, अब क्योंकि पीटी अगर 12 आ गई तो पीटी किसके इक्वल हो जाएगी, क्यूटी के इक्वल हो जाएगी। ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है।
आउटर पॉइंट से बनने वाली दोनों टेंजेंट सर्कल पे इक्वल होती हैं, तो इसलिए दोनों की लेंथ कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर की आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें ए बी की लेंथ बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप डायग्राम में एक चीज नोटिस करेंगे, मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, कि जो पी ए है और पी ए के साथ जो ये पीई ए ई है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, पी ए इक्वल हो जाएगी ए ई के। ये क्यों हो जाएंगी दोनों इक्वल, क्योंकि जो ए है वो भी सर्कल के बाहर एक आउटर पॉइंट है और उससे भी दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं, दैट विल बी पी ए एंड ए ई। तो इसी वजह से, इस थ्योरम की वजह से दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब जब दोनों इक्वल हो गई तो इसको मैंने क्या किया, इसको लेट सपोज मैंने x सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया कि ये x है। ठीक है, तो जब मैंने पी ए को, यहां पर इस पी ए को मैंने x ले लिया है, तो मेरे पास ए टी कितना बचेगा, जो मेरे पास ए टी है ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल हम निकाल चुके हैं। जो पी टी है मेरे पास क्या है, 12 है। तो इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो ए टी है, ए टी कितना हो गई, ए टी इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। ठीक है, ए टी की वैल्यू आ चुकी है। अब की बार जो मैं ट्राइंगल लेकर चल रहा हूं, दैट विल बी दिस वन, ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ई टी। सो ट्राइंगल ए ई टी में अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ए ई टी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम में ए टी क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैं ए ई लेकर चल रहा हूँ, ए ई परपेंडिकुलर हो गई और बेस इसका कितना हो गया, ई टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ए टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टी में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, दैट विल बी 12 माइनस एक्स। तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई कितना है, मेरे को ए ई तो फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, और प्लस ई टी। अब ई टी यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए, तो ई टी भी हम इसमें इजीली निकाल सकते हैं। ई टी क्या हो जाएगा, ई टी को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ओ टी में से ओ ई को मैं करूंगा माइनस। अब ओ टी कितना है, ओ टी मेरे पास 13 सेंटीमीटर है, जो कि सर्कल के सेंटर से बाहर की उस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है। और ओ ई क्या है, सर्कल की रेडियस है, दैट विल बी 5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। तो 13 में से 5 जाके कितना बचेगा, 8। तो मेरे पास जो ई टी है वो 8 सेंटीमीटर आ चुकी है, तो मैंने यहाँ पे 8 रख दिया। ठीक है, सो इसका होल स्क्वायर लगाते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर, और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो करते हैं माइनस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 माइनस 64 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 24x, 144 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 4 में से 4 जाके 0, 14 में से 6 जाके 8, 8 ही आ चुका है, ए ई स्क्वायर। ठीक है, और ए ई क्या है, ए ई को मैं यहाँ पे एज्यूम करके चला हूँ ऑलरेडी, दैट विल बी एक्स। ठीक है, तो ए ई की जगह पे हम एक्स रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 24x इज इक्वल टू हो गया 80, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 अपॉन 24। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारे पास 3.3 आ जाएगा। ठीक है, तो x क्या था मेरे पास, यानी कि ए ई और पी ए एक ही बात है। ठीक है, तो यानी कि ए ई मेरे पास कितनी आ गई, 3.3 आ चुकी है, 3.3 सेंटीमीटर। बट वी हैव टू बी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए बी। इस ए बी की लेंथ मुझे बतानी है, ये जो है पूरा मैंने जो ये पिंक कलर से हाईलाइट किया है, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल ऑफ ए ई हो जाएगा, डबल ऑफ ए ई, दैट विल बी 2 into 3.3, दैट विल बी 6.6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, दिस इज द टेंजेंट ए बी, जिसकी लेंथ हमने क्या निकाली, 6.6 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर ली। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो बेटा आप कमेंट कीजिए, और कोई भी आपका सॉल्यूशन है या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज यू कैन पोस्ट द क्वेश्चन इन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। लेकिन 31 से पहले एक क्वेश्चन और लेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 30 के चॉइस में देखने के लिए मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर जो 30 की चॉइस में हमें देखने के लिए मिलेगा। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द कोड। पी क्यू एक आपको कोड दे रखी है, ठीक है, दिस वन, जिसकी लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और सर्कल की रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसका सेंटर हमें हमारे पास वो है। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी। अब जो पी और क्यू पे जो टेंजेंट है, टी पॉइंट टी से जो ड्रॉ हो रही है, वे दोनों एक दूसरे को टी पर मिल रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। तो हमें इस टेंजेंट टीपी की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें,
देखिए कुछ जो प्रीवियस क्वेश्चन था कुछ कुछ मिलता जुलता सा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ही बस अलग है इसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन में इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ। सो टी से लेके ओ तक लाइन मिला ली। अब इसे करने के बाद सबसे पहले हम क्या करें, इसका मैंने कुछ एक यहाँ पे नाम रख दिया है, ये लेट सपोज दिस इज, मैंने इसको कह दिया आर, जो मैंने ये ऑरेंज कलर से लिखा है आर, ठीक है। तो देखते हैं जरा सा, सबसे पहले मैं जो ट्राइंगल लेकर चलूंगा, द ट्राइंगल विल बी दिस वन, दिस जो मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट किया है, ट्राइंगल PRO, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी इन ट्राइंगल PRO बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास हो जाएगा PO का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर एंड प्लस OR का स्क्वायर। तो PO कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, सर्कल की रेडियस दे रखी है 5 का स्क्वायर। PR कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। अब 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो PQ है भाई, PQ मेरे को पूरी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो PR कितना हो गया, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 8/2 सेंटीमीटर, 2 4 जा 8, तो PR आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब OR कितना है मेरे पास, OR तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहां से OR हम निकाल लेंगे। तो ये होगा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस OR स्क्वायर। तो OR स्क्वायर हो गया यहाँ से 25 माइनस 16, ये आ जाएगा कितना 9 आ गया। तो OR की वैल्यू यहाँ से आ गई 3 सेंटीमीटर। तो अब OR जो है यहाँ से, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है दिस वन, ये आ गई मेरे पास 3 सेंटीमीटर। सो नाउ अब क्या करें, अब मैं बात करूंगा सबसे पहले जो मेरे पास ये बड़े वाला ट्राइंगल देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं एक ये पिंक कलर से जरा हाईलाइट कर ले रहा हूँ। सो दिस वन, ये जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया है पूरा का पूरा, यानी कि OPT, ट्राइंगल OPT। सो इन ट्राइंगल OPT, एक तो ट्राइंगल OPT ले लिया मैंने, और एक ट्राइंगल में लेके चलूंगा, कौन से वाला, हियर इट इज, जो मैं इस कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ब्लू कलर से, आप नोटिस करें जरा, दिस वन, यहां से लेके यहां तक मैंने लिया है बस, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखते रहिए। सो एंड ट्राइंगल PRT, तो इन दोनों ट्राइंगल में मैं लेके चल रहा हूँ किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं दोनों ही ट्राइंगल में। तो सबसे पहले ट्राइंगल OPT में, तो जो ट्राइंगल OPT में पाइथागोरस थ्योरम होगी वो क्या आ जाएगी, OPT, बिकॉज एंगल P इज 90 डिग्री, तो OT इज द हाइपोटेनियस, तो OT स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर इज OP स्क्वायर एंड प्लस बेस क्या हो जाएगा मेरे पास, PT हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से। एंड द सेकंड ट्राइंगल दैट विल बी PRT। तो PRT में हमने लिया, PRT में क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस यहाँ पे आ जाएगी PT, तो PT का स्क्वायर इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पर ये 90 फॉर्म होने वाला है, यहाँ पर दिस वन, तो PT हमारी हाइपोटेनियस हो गई, और बेस क्या हो गया TR का स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर हो गई कितनी, PR का स्क्वायर। दिस द सेकंड इक्वेशन, ओके। सो ट्राइंगल OPT, ट्राइंगल PRT, दोनों में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है। अब यहाँ से क्या करें, बिकॉज वी हैव टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PT, तो PT की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो PT की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, भाई ये जो हमारे पास TP स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो क्या है, TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, वो हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ से यहाँ पे मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। सो OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर और प्लस जो PT स्क्वायर है, PT स्क्वायर की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में मेरे पास है TR स्क्वायर और प्लस PR स्क्वायर, ये मैंने रख दिया, ठीक है। अब OT देखते हैं, OT है क्या हमारे पास, OT क्या है, OT हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो OT को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, TR प्लस RO, TR प्लस RO, मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ। OP क्या है मेरे पास, सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। TR क्या है मेरे पास, TR नहीं है मेरे पास, एज इट इज छोड़ देते हैं, TR का स्क्वायर। PR क्या है मेरे पास, PR वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो दैट विल बी TR स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2TR इंटू RO इज इक्वल टू 25 प्लस TR स्क्वायर प्लस 4 4 16, TR स्क्वायर से TR स्क्वायर तो पहले कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। OR कितना है, OR हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, दैट विल बी 3 सेंटीमीटर, तो OR की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2TR इंटू 3 इज इक्वल टू
25 और 16 कितना हो गया 41। द नेक्स्ट वन इज ये होगा 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 3 जा 6 tr इज इक्वल टू 41। सो नाउ 6 tr इज इक्वल टू 41 माइनस 9। सो 6 tr इज इक्वल टू 41 में से 9 जाके कितना हो गया 32। सो tr इज इक्वल टू कितना आ गया 32/6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 1 2 6 जा 12, तो 16/3। तो मेरे पास जो टीआर की वैल्यू आ गई दैट विल बी 16/3। अब मैंने टीआर निकाल लिया, तो यहां से लेके यहां तक टीआर आ चुका है, बट वी हैव टू बी फाइंड आउट द टीपी। सो टीपी निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, टीपी निकालने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यू रख देता हूं। ठीक है, टीआर की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, नाउ द फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हम क्या करते हैं पीटी स्क्वायर, बिकॉज वी हैव टू बी फाइंड आउट द पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू, और नेक्स्ट हमारे पास टीआर की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, दैट विल बी 16/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास है पीआर स्क्वायर। पीआर कितना है मेरे पास, वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द पीआर, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 16 जा 256/9 प्लस 4 4 जा 16। एलसीएम ले लेते हैं, 256 प्लस 16 9 जा 144, 256 प्लस 144 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4 400/9 आ जाएगा, दैट विल बी पीटी स्क्वायर। तो यहाँ से पीटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √400/9, दैट विल बी 20/3। तो यहाँ से हमने देखा कि जो पीटी है, पीटी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20/3 आ चुकी है सेंटीमीटर, दिस वन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए था, हमें टेंजेंट पीटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। Okay students, so now move on to the last question of this exercise. So dear student, this is the question number 31. If tan A is equals to n tan B and sin A is equals to m sin B, then prove that cos square A is equals to m square minus 1/n square minus 1. सो देखिए बेटा क्वेश्चन में सोल्यूशन किस तरीके से करना है। मैं इसके अंदर राइट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे और एलएचएस को प्रूव करेंगे, क्योंकि एलएचएस में मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जिससे मैं उसको प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, तो एम स्क्वायर -1/n स्क्वायर -1 ये मुझे दे रखा है। अब m की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कंडीशन m के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से m निकाल लेता हूँ, तो m कितना आ जाएगा मेरे पास sin A/sin B आ जाएगा m, और साथ ही साथ यहाँ से मैं n भी निकाल लेता हूँ। n कितना आ जाएगा tan A/tan B आ जाएगा, n इज इक्वल टू tan A/tan B। ओके, तो रख देते हैं वैल्यू m स्क्वायर, दैट विल बी sin A/sin B का स्क्वायर -1/n की वैल्यू क्या है tan A है, तो tan A/tan B का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर A/sin स्क्वायर B -1/tan स्क्वायर A/tan स्क्वायर B -1। ओके, सो नाउ अब क्या करें, मैंने ऊपर की तरफ साइन स्क्वायर बी का ले लिया है एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में, अब मैंने नीचे की तरफ लिया है यहाँ पे टेन स्क्वायर बी एलसीएम में, टेन स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर बी इंटू टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। क्योंकि ऊपर मेरे पास साइन में है और नीचे टेन में है, तो हम यहाँ पे टेन को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करेंगे। टेन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ पे आ रहा है इंटू में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में नीचे है मेरे पास साइन स्क्वायर बी, और इस वाले टेन को मैं ब्रेक कर लेता हूँ। टेन स्क्वायर ए को मैंने लिख लिया है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर बी को मैंने लिख लिया है साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी अपॉन में, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी का यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम,
कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा एलसीएम में, तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कट जाएगा और ये कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई मैं ऊपर इसके साथ कर देता हूँ, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में साइन स्क्वायर ए और कॉस बी को मैंने लिख लिया आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली यहाँ पे जो मेरे पास है साइन स्क्वायर बी को मैंने एज इट इज रखा है, ठीक है, और कॉस स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखते हैं जरा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर ए इंटू सॉरी माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। नीचे क्या बचा मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन नीचे बचता है मेरे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये कैंसिल आउट खत्म पूरा अच्छे तरीके से, तो ये आ गया मेरे पास कॉस स्क्वायर दैट विल बी द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है। आई होप स्टूडेंट्स की आज की वीडियो आप सभी को क्लियर है, और अगर क्लियर है और आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी अगेन सेक्शन सी होगा, पार्ट नंबर 4। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।